ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। इतवार 10 नवंबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका में सदारती इंतखाब का अमल मुकम्मल, ट्रंप को सातों स्विंग रियासतों में वाज़े बरतरी हासिल। Trump has defeated Kamala Harris 13-12 2026. So these are the final numbers and Trump has officially now won all the 7 swing states. और ये जैक स्मिथ कौन है जिन्हें ट्रंप और इलॉन मस्क 2 सेकंड में बरतरफ करना चाहते हैं? We got immunity at the Supreme Court. It's so easy. I would fire him within 2 seconds. पाकिस्तान की फौज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा, धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा में शिरकत। खुदकुश बमबार का असल हदफ क्या था? तज्जियाकार बोला, ये खुदकुश हमले में पाक फौज के जूनियर जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, लांस नाइक वगैरह, उनको निशाना बनाया गया है। ये एक फौज की यूनिट थी जो जाफर एक्सप्रेस से वापस अपने घरों को जा रही थी। फ्री कैन की आमादगी जाहिर करने तक कतर का इसराइल और हमास के दरमियान सालिस का किरदार मुअत्तल करने का फैसला। Qatari diplomatic source saying that they are no longer participating, they're no longer taking part, as you were saying, as a key mediator in these peace talks between Hamas and Israel. लाहौर और उसके 1,30,00,000 रिहायशियों में गुज़िश्ता एक हफ्ते से सांस लेने की जंग। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ऊपर। स्मोक है ही बहुत, अब क्या करें, स्मोक गले में लगती है, खांसी, नज़ला, जुकाम, बीमार हो जाता, सांस नहीं आता। अमरीकी पुलिस को लेबॉर्टरी से फरार होने वाले 43 शरारती बंदरों की तलाश। The authorities are searching for dozens of missing monkeys. They say 40 escaped from the Alpha Genesis facility. Police have placed traps around the area and they're using thermal imaging cameras in an attempt to try to locate those animals. और क्या आप जानते हैं कि अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर लोग क्या देखते हैं और उन्हें कैसे ख्वाब आते हैं? इसलिए कैर ने 2010 में अमेरिका में एक अहम मुताला किया। ये एक बाज़ाब्ता सर्वे का आगाज था जिसमें उन्होंने करीबुल मर्ग लोगों से ये जानना चाहा कि उन्हें अपने आखिरी दिनों में क्या नजर आता है। क्या मारूफ बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक पाकिस्तान नए कारोबारी आइडियाज के लिए बड़ी सरमायाकारी राग़ब कर पाएगा? मैं हूं रबाब हाशिम and I welcome you all to Shark Tank Pakistan. 22 साल बाद पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में तारीखी कामयाबी, रिजवान की कप्तानी के दौर में खुशामदीद। This is tremendous from the Pakistan captain. Over pitch, straight down the ground, Babar Azam with a boundary, hands in the air, the skipper the same. Pakistan beat Australia in the series, the first time they've done it in this country for 22 years. पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करे, हाइब्रिड मॉडल की क्यास आराइयों पर शायकीन नाला। हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल है क्या, जानेंगे आज के सरबीन में। और आज के सरबीन में वुसअत उल्लाह खान का कॉलम बात से बात भी नशरे मुकर्रर के तौर पर शामिल रहेगा, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की 7 स्विंग रियासतों में से एक और एरिज़ोना में भी फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है और अब उन्हें अमेरिका की तमाम 7 स्विंग स्टेट्स में वाज़े बरतरी हासिल है। इन 7 रियासतों में एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल हैं और इन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है जिनके पास व्हाइट हाउस की चाबियां हैं।
एरिज़ोना में कामयाबी के बाद इजाफी 11 इलेक्टोरल वोटों के साथ ट्रंप के पास अब इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की कुल तादाद 312 हो गई है, जबकि कमला हैरिस को कुल 226 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले हैं। अमेरिका के जनूब मगरिब में वाक़ रियासत एरिज़ोना में वोटों की गिनती 4 रोज तक जारी रही और इंतखाबी नताइज इतवार की सुबह जारी किए गए हैं। 5 नवंबर को जारी होने वाले अमरीकी इंतखाबी नताइज में डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल की थी और इस जीत के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। स्विंग स्टेट्स में कामयाबी के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप मजबूत मैंडेट के साथ वाशिंगटन वापस आएंगे। एरिज़ोना के राय दहंदगान की सदारती इंतखाब में रिपब्लिकन्स को वोट देने की एक तवील तारीख रही है। इस साल उन्होंने एक बार फिर रिपब्लिकन्स की हिमायत में वोट दिया है, लेकिन पिछली मर्तबा 2020 में यहां से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन जीते थे। सन 1940 की दहाई से अब तक एरिज़ोना ने सिर्फ और सिर्फ 2 मर्तबा डेमोक्रेट्स के हक में वोट दिया है। सन 2020 से पहले सन 1996 में एरिज़ोना के लोगों ने बिल क्लिंटन को मुंतखब किया था। अगरचे अमरीकी महकमा इंसाफ नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करने पर गौर कर रहा है, ताहम इलोन मस्क ने वाजे किया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जैक स्मिथ को सज़ा न दी जाए। जैक स्मिथ अमरीकी महकमा इंसाफ में बतौर स्पेशल काउंसिल काम करते हैं। गुज़िश्ता साल उन्होंने ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेज़ात की बरामदगी और 2020 के इलेक्शन के बाद तोड़ फोड़ से मुतालिक 2 मुकदमात बनाए थे। मगर अमरीकी महकमा इंसाफ की ये अरसा दराज से पॉलिसी रही है कि एक सदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लिहाजा जब ट्रंप जनवरी में इख्तिदार संभालेंगे तो वफाकी सतह पर कायम करदा इन केसेस पर मजीद कार्रवाई नहीं होगी। ये बात काबिल जिक्र है कि ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि वो इख्तिदार संभालने पर जैक स्मिथ को 2 सेकंड में बरतरफ कर देंगे। We got immunity at the Supreme Court. It's so easy. I would fire him within 2 seconds. BBC के अमेरिका में शराकतदार CBS न्यूज़ के मुताबिक 2 ज़राए का कहना है कि मौजूदा सदर को कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल है और इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए भी ये ज़रूरी है। जनवरी में ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी से कबल महकमा इंसाफ चाहेगा कि उसके ट्रंप के साथ बेहतर ताल्लुकात हों। पाकिस्तान की फौज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तानी फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर होने वाले बम धमाके में हलाक होने वालों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा की गई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वजीर दाखिला, गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान के अलावा सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोयटा के दौरे में CMH का दौरा भी किया और कोयटा में दहशतगर्दी के वाक़ये में ज़ख्मी होने वालों की अयादत भी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ मिशन को कौमी अज़म के साथ जारी रखा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए पूरी कौम साबित कदम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यह भी कहना था कि आवाम की हिमायत, फौज और सिविल इदारों की कोशिशों से जंग जीतेंगे। वाज़ेह है कि शनिचर के रोज़ बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के रेलवे स्टेशन पर होने वाले धमाके के नतीजे में 26 अफराद हलाक हो गए थे और इस हमले का हदफ पाकिस्तानी फौज के एक यूनिट के एहलकार थे। ये पहला मौका नहीं जब बलोचिस्तान में इस किस्म की कार्रवाई की गई हो। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी। हम उनसे ये जानते हैं कि बलूचिस्तान में होने वाली इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोकना क्यों मुश्किल है और इन कार्रवाइयों के पीछे असल मकासद क्या हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी। कोयटा के रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब एक खुदकुश हमला किया गया। ये खुदकुश हमले में पाक फौज के जूनियर जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, लांस नाइक वगैरह, उनको निशाना बनाया गया है। ये एक फौजी की यूनिट थी जो जाफर एक्सप्रेस से वापस अपने घरों को जा रही थी और टेक्निकली ये रेलवे स्टेशन पे फौज की एक यूनिट को निशाना बनाया गया और इसमें ज्यादा फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और जख्मी हुए हैं। आम शहरी भी यकीनन वहां मौजूद थे, लेकिन ज्यादा फौजी जवानों को निशाना बनाया गया है और ये खुदकुश हमला फौज की एक यूनिट पे किया गया है।
तो मैं देख रहा था इदाद शुमार पिछले 1 सितंबर से 70 दिनों में 83 जो है दहशतगर्दी के वाकयात बलूचिस्तान में हुए हैं। सही। और बलूचिस्तान में रोजाना दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, लिहाजा ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई दिन जो है वो खाली जाता है। अब दहशतगर्द निशाना किसको बना रहे हैं? दहशतगर्द फौज को निशाना बना रहे हैं, फौजी यूनिट्स को, फौजी हेडक्वार्टर्स को, फौज के सिक्योरिटी कैंप्स को, फौज की चौकियों को, इनको निशाना बनाया जा रहा है। इनके साथ पुलिस और लेवीज को भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर फौज को निशाना बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ मोबाइल टावर्स भी उड़ाए जाते हैं। मैंने पूछा ये मोबाइल टावर्स क्यों उड़ाए जाते हैं? क्योंकि वो जो दहशतगर्द हैं वो चाहते हैं कि उस इलाके में मोबाइल सिग्नल खत्म हो जाए और कनेक्टिविटी खत्म हो जाए, ताकि लोगों का बाहर से राब्ता मुनक़ता हो जाए और वो अपने तौर पर कोई कार्रवाई कर सके। लिहाजा में मोबाइल टावर्स उड़ाए जाते हैं। तो पिछले 70 दिनों में 83 वाकयात बलूचिस्तान में हुए हैं। बलूचिस्तान में और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ खुदकुश हमले हैं, वो रॉकेट भी यूज करते हैं, दस्ती बम भी यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल भी यूज करते हैं। हर किस्म का जो उनके पास गैजेट मौजूद है, और वो जरूरत के मुताबिक जहां जौन सा गैजेट यूज करना हो वहां वो गैजेट यूज करते हैं। तो बहुत ही मतलब से उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं, उनके पास दस्ती बम भी हैं, रिमोट कंट्रोल बम भी हैं, कुछ हमलावर भी हैं। हर किस्म का लड़ाई के लिए असला है और उनको मुसलसल कुमक भी मिल रही है। लिहाजा बलूचिस्तान जो है एक वॉर जोन है इस वक्त, और वहां पर जो है, और मजे की बात, इन कार्रवाइयों के बाद जिस तंजीम ने किया होता है, बलोच लिबरेशन फ्रंट ने किया होता है तो BLF जो है वो लेती है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया होता है तो वो लेते हैं, मजीद ब्रिगेड ने किया होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आज मजीद ब्रिगेड ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जो करती है वो जिम्मेदारी लेती है, वो बताते हैं कि हमने किया है, ये हमारा वो उसको फिदाई कहते हैं, खुदकुश हमला, ये हमारा फिदाई था। उसकी भी शनाख्त रिवील की जाती है दहशतगर्दों की जानिब से। ऐसा नहीं है कि हमके नामालूम, आज तो वैसे दहशतगर्द का सर मिल गया है। जो नवाब अकबर बुख्ती के वक्त तो उन्होंने पूरे बलूचिस्तान में यकदम हमले करके अपनी स्ट्रेंथ शो की थी, तो एक एक जो खुदकुश हमलावर था उसकी शनाख्त बलोच दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से बताई गई थी, उनकी तस्वीरें, उनके बयान। तो ऐसा नहीं है कि कोई गुमनामी है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक नेशनल एक्शन प्लान बलूचिस्तान के हवाले से बनने की जरूरत है। वो वॉर जोन बन गया है और उसको किसी न किसी तरह ठीक करना है। उनको अफगानिस्तान से भी कुमक मिल रही है, ईरान से भी कुमक मिल रही है। बलूचिस्तान के 2 बॉर्डर हैं, बलूचिस्तान का एक बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बहुत लंबा लगता है, एक बॉर्डर ईरान के साथ लगता है। और ये बढ़ने की एक वजह ये भी है कि आप देखें जो बलूचिस्तान के बॉर्डर्स हैं वो अब KP के बॉर्डर्स की निस्बत स्मगलिंग के ज्यादा बड़े गढ़ थे, लेकिन सबसे बड़ी स्मगलिंग तो ईरान से इरानियन ऑयल की थी, जिसमें बहुत पैसा था। और मैं आपको बताऊं, और वो सरकारी सरपरस्ती में भी थी, फौजी सरपरस्ती में भी थी। मतलब ईरान से और जो स्मगलिंग के ऑयल कंटेनर्स आने होते थे, उनका जो एक NOC जो परमिट है वो DC तुर्बत भी जारी करता था और फिर रेंजर्स वाले भी जारी करते थे। और एक स्टेज पे ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग 15 मिलियन लीटर रोजाना पे पहुंच गई, जो अब कम करके 5 या 6 मिलियन लीटर पे आई है। और भी दहशतगर्दी की गई है, फिर फेंस लगाई गई है। और वो सब लोग जो हैं, जो स्मगलर्स हैं, वो अब इन दहशतगर्द तंजीमों को इसलिए पैसे देते हैं क्योंकि ये उनके लिए स्मगलिंग के रूट्स खोलते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी, आपका बेहद शुक्रिया। कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने के अमल को मुअत्तल करने का फैसला किया है। कतर इंतजामिया का कहना है कि वो इस मामले में अपना किरदार तब अदा करेगा जब हमास और इसराइल की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की जाएगी। कतर की जानिब से ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी हुकाम की जानिब से मुबैना तौर पर यह कहा गया था कि वाशिंगटन अब कतर में हमास के नुमाइंदों की मौजूदगी को कबूल नहीं करेगा। अमेरिका की जानिब से फ़लस्तीनी ग्रुप पर गजा में जंग के खात्मे की नई तजावीज़ को मुस्तरद करने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है। कतरी वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कतर ने 10 रोज़ कबल फ्रीकैन को एक मुआहदे तक पहुँचने की आखिरी कोशिशों के दौरान मुतला किया था कि अगर इस दौरानिये में कोई मुआहदा नहीं हुआ तो वो हमास और इसराइल के दरमियान सालसी की कोशिशों को रोक देगा। कतरी वजारत खारिजा ने निशानदेही की कि दोहा में हमास के
दफ्तर की मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट्स गलत हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि कतर इन कोशिशों को दोबारा तब शुरू करेगा जब फ्रीकैन जंग को ख़त्म करने के लिए अपनी आमादगी और संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। इतलात के मुताबिक ओबामा इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर 2012 से कतर के दारुल हुकूमत में हमास का दफ्तर मौजूद है। सामीन, स्मोक की शुरुआत आहिस्ता से होती है। पहले आप इसे देख नहीं सकते लेकिन सूंघ सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ जल रहा हो और इसमें तेजी तब आती है जब दर्जा हरारत बढ़ता है। फिर धुआं और धुंध आपको और आपके शहर को घेर लेते हैं। आप इसे देख सकते हैं। आप धुएं के दरमियान चल रहे होते हैं और आपके सरों पर भी स्मोक के बादल मंडला रहे होते हैं। अगर आपने मुंह पर मास्क नहीं लगाया हुआ या मास्क कुछ देर के लिए मुंह से हटा लिया तो फिर अचानक ही कड़वी सी हवा आपके फेफड़ों तक पहुंच जाती है। आपके गले में तकलीफ और हलक में खराशें होने लगती हैं। तबीयत बिगड़ने लगती है, आपको छींकें आने लगती हैं और आप खांसने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्मोक ज़्यादा खतरनाक है, जैसा कि बच्चे, बुजुर्ग या वो लोग जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी होती है। अस्पतालों की इंतजामिया को मालूम होता है कि इस दौरान उनके तमाम वार्ड्स में मरीजों का रश बढ़ने वाला है। लाहौर और उसके 1,30,00,000 रिहायशी गुज़िश्ता एक हफ्ते से इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। इस महीने एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतअद्दिद मरतबा 1000 से ऊपर चला गया। जब यह नंबर 300 से ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि माहौल चरिंद परिंद और इंसानों की सेहत के लिए खतरनाक हो गया है। पाकिस्तानी हुकाम इस माहौलियाती बहरान से निमटने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। लाहौर में स्मोक के सबब हर साल ही शहरियों को परेशानी से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस बार जो आलूदगी का आलम है वो गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। स्कूल बंद हैं, मुलाजमीन को कहा गया है कि वो घरों से काम करें और लोगों से दरख्वास्त की जा रही है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। ये तमाम इक़दामात ग्रीन लॉकडाउन के तहत किए जा रहे हैं और जिन मुकामात पर फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा है वहाँ रक्षा, बड़ी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों की पार्किंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी हिदायत जारी की गई हैं कि रोज़ाना रात 8 बजे शहर भर में बाजार बंद करवा दिए जाएं और इतवार को पूरे दिन तमाम मार्केट्स बंद रखी जाएं। शहर में 17 नवंबर तक तमाम पार्क्स और चिड़ियाघर भी बंद रहेंगे। नासा से मुंसलिक साइंसदान पवन गुप्ता कहते हैं कि असल मसला ये है कि आलूदगी नवंबर और दिसंबर में अपने उरूज पर होती है। उन्होंने मजीद कहा कि ये तो शुरुआत है, बदतरीन आलूदगी वाले दिन अभी आगे आएंगे। इस बारे में सुनिए उमर दराज नंगियाना की लाहौर से ये रिपोर्ट। इस वक्त भी अगर आप बगैर मास्क पहने बाहर निकलें और ज़्यादा देर के लिए अपने आप को एक्सपोज करें स्मॉग से तो आपको गले के अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। मैं यहाँ पर कोई 10 मिनट से खड़ा हूँ या 15 मिनट से और मुझे इचिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है गले के अंदर। और अगर आप ज़्यादा एक्सपोज करें अपने आप को स्मॉग से तो आपको स्नीजिंग, कॉफिंग और फिर ब्रीदिंग इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। इस साल जब स्मॉग आई है लाहौर में तो बहुत ज़्यादा ऐसे दिन हुए हैं जिनमें कि स्मॉग या AQI लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा था। इस मरतबा लाहौर में रिकॉर्ड 700 से भी ऊपर गया है AQI लेवल। सूरज भी कम नज़र आता है दिन को और शाम के वक्त भी ज़्यादा होती है। मोटरसाइकिल पे अगर आप शाम को 4 बजे के बाद ट्रैवल करें तो आंखों में जो है बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो जाती है, सांस लेने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। स्मोक की वजह से मुझे आंखों में काफ़ी जलन सी मचती है और गला वगैरह काफ़ी ख़राब है और छाती वगैरह फुल ख़राब हुई है इस टाइम में। इस स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा आ रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी स्मोक की वजह से काफ़ी मसला पड़ा हुआ है। उनको भी स्कूल से वगैरह से छुट्टियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं तो नॉर्मली वो घर पर ही हैं। स्मोक है ही बहुत, आप क्या करें। स्मोक गले में लगती है, खांसी, नज़ला, जुकाम, बीमार होकर सांस नहीं आता। गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि इसको नीचे लाया जाए। उसके लिए उसने किया गया है कि उसने कुछ लाहौर के अंदर एरियाज़ हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है एज हॉट स्पॉट्स। ये जिस एरिया में मैं खड़ा हुआ हूँ ये शिमला पहाड़ी का इलाका है और इसको भी हॉट स्पॉट जो है वो करार दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट ने ट्राई ये किया है कि जितने हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ से एक ग्रीन लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट किया जाए। ग्रीन लॉकडाउन में वो कर क्या रहे हैं कि उसमें उन्होंने एक सर्टेन टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं जिनमें मोटर बाइक्स हैं, रिक्शाज हैं जो मुख्य मोटर बाइक ड्रिवन हैं, हैवी व्हीकल्स हैं और जो सोर्सेज ऑफ स्मोक हैं उनको बैन किया है इन एरियाज़ के अंदर। लेकिन लार्जली गवर्नमेंट जो है वो इस ग्रीन लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी और उसकी वजह यह है कि जो सोर्सेज हैं जिनको वो कट डाउन करना चाहते हैं उनके साथ लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। जैसे कि मोटर बाइक्स,
लाहौर में तकरीबन 4 से 5 मिलियन मोटर बाइक्स ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी तादाद इसके अलावा है। और ये जिस एरिया में मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं जिनके बाहर बहुत ज़्यादा मोटर बाइक्स जो हैं वो पार्क हुई होती थी। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इन पार्किंग लॉट्स को इन एरियाज में से निकाल कर बाहर लेके जाया जाए, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हो नहीं सका। अभी भी बहुत सारी पार्किंग लॉट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें बहुत सारी बाइक्स जो हैं वो पार्क हुई हुई हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इस ग्रीन लॉकडाउन को जो वो कह रही है, जो उसने 10 हॉट स्पॉट्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना था, वो इस तरह कर नहीं सकी जिस तरह के वो चाह रही थी। वो इंडिया को भी ब्लेम करते हैं स्मॉग के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसका ये कहना है कि ईस्टर्न कॉरिडोर है, उससे जो विंड्स दाखिल होती हैं लाहौर के अंदर, वो अपने साथ इंडियन पंजाब से बहुत ज़्यादा स्मॉग लेकर आती हैं, जिसके बाद यहाँ पे AQI लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है मरियम नवाज़, उन्होंने ये इंटेंशन जाहिर की थी कि वो अपने जो काउंटर पार्ट हैं पंजाब के अंदर उनको एक ख़त भी लिखेंगी, और उसके अलावा वो इंडिया से इसके ऊपर डिप्लोमेसी भी चाहती हैं ताकि दोनों साइड्स जो हैं वो बैठें और इस स्मॉग का जो है देर पा हल तलाश किया जाए। अमेरिका में पुलिस उन 43 बंदरों की तलाश में है जो रियासत जनूबी कैरोलिना की एक लेबॉर्ट्री से उस वक्त फरार हो गए जब लेबॉर्ट्री के निगरान ने गलती से उनका पिंजरा खुला छोड़ दिया। The authorities are searching for dozens of missing monkeys. They say 40 escaped from the Alpha Genesis facility. Police have placed traps around the area and they're using thermal imaging cameras in an attempt to try to locate those animals. इन बंदरों का ताल्लुक रेसिस मेकाक नस्ल के बंदरों से है। ये बंदर तिब्बी तजुर्बात और तहकीक के लिए यहाँ मौजूद थे। इन बंदरों को अल्फा नामी कंपनी पालती और उनकी अफजाइश करती है। ये जनूबी कैरोलिना की लो कंट्री यमासी में पाले जाते हैं और वहीं से फरार हुए हैं। मुकामी हुकाम ने रिहायशियों को मशवरा दिया है कि वो अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो बंदर देखें तो फौरन पुलिस को इतला दें। यमासी पुलिस ने बताया कि फरार होने वाले बंदर नाबालिग हैं और वो सब मादा बंदर हैं, जिनमें से हर एक का वजन तकरीबन 3.2 किलोग्राम तक हो सकता है। पुलिस का कहना है कि एजेंसी ने शरारती बंदरों के ठिकाने की निशानदेही कर ली है और वो खाने के बहाने उन्हें अपनी जानिब राग़िब करने के लिए काम कर रही है। कंपनी का कहना है कि शायद एक बंदर बाहर निकला होगा और बाकी उसके पीछे निकल गए होंगे। सामीन, मौत से पहले के लम्हात में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर लोग क्या देखते हैं और इन्हें कैसे ख्वाब आते हैं, ये जानने के लिए सुनिए हमारे साथी आरिफ शमीम की ये रिपोर्ट। अप्रैल 1999 में अमरीकी डॉक्टर क्रिस्टोफर केर ने एक ऐसा तजर्बा हासिल किया जिसने उनके कैरियर का रुख बदल दिया। उनकी एक मरीजा मैरी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। 70 साल मैरी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी कि अचानक उसने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। वो अपने बाजू इस तरह हिलाने लगी जैसे वो किसी बच्चे को सहला रही है। उसने उसे डैनी के नाम से पुकारा और उसे गले लगाकर चूमने लगी। वहां मौजूद उनका कोई बच्चा ये ना बता सका कि डैनी कौन है। ताहम अगले दिन मैरी की बहन अस्पताल पहुंची तो उसने बताया कि मैरी ने अपने दूसरे बच्चों से पहले डैनी नामी एक मुर्दा बेटे को जन्म दिया था। उसकी मौत का गम मैरी के लिए इतना शदीद था कि फिर उसने कभी इस बच्चे के बारे में बात नहीं की। डॉक्टर केर के लिए, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट होने के अलावा न्यूरोबायोलॉजी में भी PhD कर चुके हैं, ये एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या था। मैरी से मुलाकात के 25 साल बाद डॉक्टर केर दुनिया के सरकर्दा माहिरीन में से एक समझे जाते हैं, जिनकी तहकीक इस पर है कि अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर लोग क्या देखते हैं और उन्हें कैसे ख्वाब आते हैं। उनका कहना है कि ये तजर्बात आम तौर पर मौत से हफ्तों पहले शुरू हो जाते हैं और इख्तिताम के करीब आते ही उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। केर कहते हैं कि उन्होंने लोगों को अपनी ज़िंदगी के अहम लम्हात को दोबारा जीते हुए देखा है और साथ ही साथ अपने मुर्दा वालिदैन, बच्चों और यहाँ तक के पालतू जानवरों से भी बात करते हुए देखा है। केर ने BBC से बात करते हुए कहा कि ये मरीज उलझे हुए या बेरब्त नहीं होते। अगरचे उनकी जिस्मानी सेहत गिर रही होती है, वो जज्बाती और रूहानी तौर पर अपने हवास में होते हैं। ताहम बहुत से डॉक्टर इस रुझान को सराप या उलझन का नतीजा करार देते हैं और कहते हैं कि इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें, मजीद साइंसी तहकीक की ज़रूरत है। इसलिए केर ने 2010 में अमेरिका में एक अहम मुताला किया। ये एक बाज़ाब्ता सर्वे का आगाज़ था जिसमें उन्होंने करीबुल मर्ग लोगों से ये जानना चाहा कि उन्हें अपने आखिरी दिनों में क्या नज़र आता है। सर्वे से पहले तमाम मरीजों की स्क्रीनिंग की गई ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो कंफ्यूज्ड नहीं है। इस मुताले के नताइज कई साइंसी जराइद में शाया हुए, जिनमें स्वीडिश नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन भी शामिल है। केर अब एक ऐसी तंजीम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं
جو ریاست نیو یارک کے شہر بفیلو میں انتہائی بیمار افراد کی خصوصی کیئر کرتی ہے. ان کی کتاب ڈیتھ از بٹ اے ڈریم، فائنڈنگ ہوپ اینڈ میننگ ایٹ لائف's اینڈ 10 زبانوں میں شائع ہو چکی ہے. کیر نے BBC نیوز سے اپنے مطالعے اور لوگوں کی زندگی کے آخری تجربات کے بارے میں بات کی. آپ نے اتنے برسوں میں ان تجربات کے بارے میں کیا سیکھا؟ میرے خیال میں مرنا اس جسمانی زوال سے زیادہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. موت کی طرف جانا آپ کو زندگی کو دوبارہ واپس دیکھنے کے مقام پر لے آتا ہے. لوگ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو سب سے اہم ہیں، جیسا کہ ان کے تعلقات جو ان کی سب سے بڑی کامیابیاں ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا بہت معنی خیز اور تسلی بخش طریقوں سے ہوتا ہے جو اس زندگی کو جواز فراہم کرتا ہے جو گزاری گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں مرنے کا خوف کم ہوتا ہے. آپ کی تحقیق کے مطابق اینڈ آف لائف ایکسپیرینسز کتنے عام ہیں؟ ہماری تحقیق میں تقریباً 88% لوگوں میں سے کم ایک کے ساتھ ایسا تجربہ ہوا ہے. ہماری شرح عام طور پر رپورٹ کی جانے والی تعداد سے تقریباً 20% تک زیادہ ہے. مرنا ایک عمل ہے، لہٰذا پیر کو ان کے پاس جانے کے بعد شاید آپ کو اس سے مختلف جواب ملے جو آپ کو جمعے کو ملا تھا. موت کے قریب پہنچنے والے مریضوں میں ہم ان واقعات کی تعداد میں اضافہ دیکھتے ہیں. اہم موضوعات کیا ہیں؟ تقریباً 1/3 مریض ایسی چیزوں کی بات کرتے ہیں جیسے سفر کرنا وغیرہ. اکثر وہ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جن سے انہوں نے پیار کیا ہوتا ہے اور انہیں کھویا ہوتا ہے. اس وقت مرنے والوں کا تصور ان کی آنکھوں کے سامنے زیادہ آنے لگتا ہے. یہ سب سے زیادہ تسلی بخش تجربہ بھی بتایا گیا ہے. یہ بھی دلچسپ تھا کہ وہ کن لوگوں کا خواب دیکھتے ہیں. وہ ان لوگوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو ان سے پیار کرتے تھے اور ان کی حمایت کرتے تھے اور جو ان کے لیے سب سے زیادہ اہم تھے. تقریباً 12% لوگوں نے سوال نامے میں جو اپنے خواب بیان کیے وہ یا تو غیر جانبدار تھے یا تکلیف دہ. لہٰذا آپ کو جو بھی دکھ ہیں اکثر ان تجربات میں دور ہو جاتے ہیں. ایسے بھی کیسز ہیں جہاں کوئی جنگ میں گیا اور بچ گیا اور یہی بات اسے چبھتی رہی، لیکن آخر میں اسے اپنے جنگ میں مرنے والے ساتھیوں کو دیکھ کر تسلی ہوئی. بعض اوقات مریض خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کئی مرتبہ وہ بیدار بھی ہوتے ہیں. کیا ان دو قسم کے تجربات میں فرق ہے؟ ہم نے سوال نامے میں لوگوں سے پوچھا کہ وہ سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے اور نتیجہ 50-50 ہی تھا. مرنے کے عمل میں مسلسل نیند بھی شامل ہے. دن اور راتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، گھڑی کہیں گم ہو جاتی ہے. آپ ان بچوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں جن کو ٹرمینل النس یا لا علاج بیماری ہوتی ہے. بچوں اور بڑوں کے آخری زندگی کے تجربات میں کیا فرق ہے؟ بچے یہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فلٹر نہیں ہوتے. وہ خیالی اور حقیقی کے درمیان لکیریں نہیں کھینچتے. ان کے پاس موت کا تصور بھی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ حال کے اس موجودہ لمحے میں جیتے ہیں. سامعین، یہ 90 کی دہائی کی بات ہے جب 7 سال کے پاکستانی نیاد امریکی شہری عدیل کو پاکستان میں ایک ایسی بچی نظر آئی جو ایک ٹانگ سے معذور تھی. عدیل اختر کو جس بات نے سب سے زیادہ بے چین کیا وہ یہ تھی کہ یہ بچی ایک درخت کی ٹہنی کے سہارے چل رہی تھی، یعنی اس کے پاس بیساکھی تک نہیں تھی. ان کے مطابق یہ منظر ان کے ذہن پر ایسا نقش ہوا کہ معذور افراد کے لیے مصنوعی بازو اور ٹانگیں بنانا ان کی زندگی کا مقصد بن گیا. گزشتہ کئی دہائیوں کے اپنے اس سفر میں انہوں نے امریکہ میں اپنی کمپنی سائیونکس تو کھڑی کر لی، لیکن انہیں اب بھی بھاری سرمایہ کاری اور مزید لوگوں تک اپنی مصنوعات کے بارے میں آگاہی پہنچانے کی ضرورت تھی. چند ماہ قبل ہی امریکہ سمیت پوری دنیا میں لوگوں کو ان کی کمپنی کے بارے میں اس لیے معلوم ہونا شروع ہوا کیونکہ وہ ایک امریکی ٹی وی شو شارک ٹینک میں شریک ہوئے اور $10 لاکھ کا سرمایہ اور 3 بڑی کاروباری شخصیت کی سرپرستی کے وعدے لیے واپس لوٹے. جی ہاں، شارک ٹینک ایک بزنس ریئلٹی ٹی وی شو ہے جو امریکہ اور انڈیا سمیت اب تک دنیا کے 27 سے زیادہ ممالک میں ایئر ہو چکا ہے اور اب یہ پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے. میں ہوں رباب ہاشم and I welcome you all to Shark Tank پاکستان. میں ایک چھوٹے سے شہر سے آئی ہوں بڑی پرابلم سالو کرنے. You are amazing, you are unique. ہماری آسک ہے آپ لوگوں سے 1 کروڑ روپے کی. زبان کہتی ہے کہ تم مجھے منہ سے نکالو تو میں تمہیں شہر سے نکلواتی ہوں. یہ معروف ٹی وی شو پاکستان میں ایک ایسے موقع پر شروع ہوا ہے جب پاکستان میں متعدد معروف سٹارٹ اپس گزشتہ 2 سالوں کے دوران مختلف وجوہات کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں اور پاکستانی معیشت کے حوالے سے خدشات ابھی برقرار ہیں. پاکستان نے آسٹریلیا کو
पर्थ में होने वाले एक रोजा मैचों की सीरीज के आखिरी और फैसला कुन मैच में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। एडिलेड में होने वाले गुज़िश्ता मैच की तरह इस मैच में भी बाबर आजम ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा और विनिंग शॉट लगाई। पाकिस्तानी ओपनर्स की शराकत के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने इंतहाई जिम्मेदारी से बैटिंग की और 141 रन का हदफ हासिल कर लिया। Tremendous from the Pakistan captain. Over pitch, straight down the ground, Babar Azam with a boundary, hands in the air, the skipper the same. Pakistan beat Australia in the series, the first time they've done it in this country for 22 years. And they've punished Australia by 8 wickets. Yeah, fully deserved this win and the series win. They've played the better cricket. पाकिस्तान की जानिब से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी ओपनर अब्दुल्ला शफीक थे, जिन्होंने 53 गेंदों का सामना किया और 37 रन बनाए। इनके बाद साइम अयूब 42 रन बनाकर आउट हुए। वाज़ेह है कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में जीतने के लिए 141 रन का हदफ दिया था। 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान पहली बार किसी आलमी टूर्नामेंट की मेज़बानी की तैयारियां कर रहा है। ताहम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की चहमगोइयों ने पाकिस्तानी शायकीन को खासा मायूस किया है। क्रिकेट से मुतल्लिक खबरों की वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ICC को बताया है कि उसे इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तान टीम न भेजने का मशवरा दिया है। क्रिक इन्फो के मुताबिक इस पेशरफ्त का मतलब है कि ICC और PCB को मुतबादिल प्लान बनाना होगा, जिसमें मुमकिना तौर पर हाइब्रिड मॉडल के जरिए टीमें पाकिस्तान और दूसरे मुकाम तक जाएंगी। ख्याल रहे कि जुमे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था कि हाइब्रिड मॉडल पर ताहाल उनसे कोई बातचीत नहीं की गई और ना ही इसे कबूल किया जाएगा। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। मैंने कल रात भी जब ये किसी आई थिंक जगह पे चली थी खबर, तो उनसे डिस्कस किया था, अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। ताहाल BCCI या ICC ने इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया है। क्रिक इन्फो की खबर में कहा गया है कि हाइब्रिड मॉडल की सूरत में कुछ माह कबल मुतबादिल प्लान तरतीब दिए गए थे। 2023 के दौरान एशिया कप की मेज़बानी भी पाकिस्तान को करना थी, मगर इसके लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया था, जिसके तहत कई मैचेस पाकिस्तान में और बाज श्रीलंका में खेले गए। ताहम श्रीलंका में टूर्नामेंट के बाज मैचेस बारिश से मुतासिर हुए थे। अगले साल यानी फरवरी और मार्च 2025 के दौरान पाकिस्तान को 50 ओवर्स के टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है और इसके लिए स्टेडियम्स की तज़य्युन व आराइश का काम भी ज़ोरों शोर से जारी है। ताहम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव की वजह से दोनों टीमों ने 11 साल तक बड़े टूर्नामेंट्स के अलावा कोई मैच नहीं खेला और इंडियन क्रिकेट टीम 2008 से पाकिस्तान नहीं आई। और सामीन, न्यूज़ बुलेटिन के आखिर में सुनिए वुसअत उल्लाह खान का कॉलम गद्दारों की फैक्ट्री, जो फरमाइशी नशर मुकर्रर के तौर पर नशर किया जा रहा है। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक कहते हैं कि गुज़िश्ता नवंबर में बरामदाक बुगटी से मैंने और वज़ीर सरहदी उमूर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने जनेवा में मुलाकात के दौरान उन्हें पाकिस्तानी आइन को तस्लीम करने और कौमी सिक्योरिटी को चैलेंज ना करने पर आमादा कर लिया, मगर इस्लामाबाद ने मामलात आगे बढ़ाने का मौका ज़ाया कर दिया और अब खराबी आगे बढ़ चुकी है। बरामदाग ने बातचीत के बाद BBC को एक इंटरव्यू देते हुए तस्दीक भी की कि हम वफाक के दायरे में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर मुनहसर है कि वो क्या कदम उठाती है। कल की नस्ल पस मंज़र जाने बगैर बस यही जान पाएगी कि बरामदाग एक गद्दार था।
ایوب خان کی ناک کے بال الطاف گوہر کے بقول جس وقت بھارت سے مل کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی سازش کے الزام میں اگرتلہ کیس کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو شیخ مجیب الرحمان پہلے ہی سے جیل میں تھے، مگر بری فوج کے سربراہ یحییٰ خان مصر تھے کہ مجیب کا نام بھی ڈالا جائے۔ الطاف گوہر کے بقول مجیب کا نام ایوب خان کے کہنے پہ ملزموں کی ابتدائی فہرست سے نکال دیا گیا مگر پھر شامل کر لیا گیا۔ اس مقدمے نے مجیب کو بنگالیوں کا ہیرو بنا دیا۔ ایوب خان کے خلاف تحریک نے زور پکڑا تو بعد از خرابی بسیار 19 فروری 1969 کو اگرتلہ کیس نہ صرف واپس لے لیا گیا بلکہ مجیب کی سیاسی بحالی بھی کرنا پڑی۔ مشرقی پاکستان کے ایک سابق گورنر وائس ایڈمرل محمد احسن لکھتے ہیں کہ بعد از انتخابات 28 فروری 1971 کو میں نے شیخ مجیب کو بلایا۔ شیخ نے پوچھا کیا اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہونے جا رہا ہے؟ میں نے کہا خدشہ یہی ہے، تاہم یہ مختصر مدت کے لیے ہوگا۔ لیکن مجیب نے کہا کہ اسے یقین نہیں، پاکستانی حکام اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی سلامت نہیں رکھنا چاہتے۔ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ اس تباہی کا الزام کس پہ دھرا جائے۔ جب 1946 میں ہندوستان کی عبوری کابینہ بنی تو جناح صاحب نے جن 5 مسلم لیگی وزراء کے نام وائسرائے لارڈ ویول کو بھجوائے ان میں دلت سیاستدان جگندر ناتھ منڈل کا نام بھی تھا۔ یہ منڈل ہی تھے جنہوں نے سلہٹ کے ریفرینڈم میں دلتوں کے ووٹ پڑوا کے سلہٹ کو پاکستان میں شامل کروایا۔ 11 اگست 1947 کو کراچی میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کے صدر بھی جگندر ناتھ منڈل تھے۔ وہ پہلی کابینہ میں قانون اور محنت کے وزیر رہے۔ جناح صاحب کی وفات کے بعد قرارداد مقاصد کی منظوری سے منڈل صاحب اقلیتوں کے مستقبل کے بارے میں دل شکستہ ہونے کے باوجود حکومت کا حصہ رہے۔ پیر علی محمد راشدی روداد چمن میں لکھتے ہیں کہ چودھری محمد علی جب پاکستانی بیوروکریسی کے سیکریٹری جنرل بنے تو انہوں نے نجی محفلوں میں وزیر قانون کی پاکستانیت پہ شبہ ظاہر کرنا شروع کر دیا اور اہم فائلیں وزیر قانون کے ملاحظے کے لیے بھیجنا بند کر دیں۔ منڈل نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک خط لکھا اور پھر کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ چند دن بعد منڈل صاحب خاموشی سے کلکتہ منتقل ہو گئے اور 1968 میں خاموشی سے چل بسے۔ اس دوران کسی پاکستانی کو توفیق نہ ہوئی کہ منڈل صاحب کو منانے کی ایک بار بھی کوشش کرتا۔ کسی سرکاری کو توفیق نہ ہوئی کہ ساحر لدھیانوی، بڑے غلام علی خان یا قرۃ العین حیدر سے پوچھ لیتا پاکستان چھوڑ کے بھارت کیوں جا رہے ہو؟ رک جاؤ نا، دل شکستہ مت ہو، اس ملک کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ منٹو یہی طے کرتا کرتا مر گیا کہ رہوں کہ نہ رہوں۔ یاروں نے بہت کوشش کی کہ حسین شہید سہروردی اور فیض صاحب بھی پاکستان سے بوریا بستر لپیٹ لیں، مگر دونوں کی قوم پرستانہ ڈھٹائی آڑے آتی رہی۔ غفار خان کو بعد از مرگ جلال آباد میں دفن ہونے کے بعد اشرافیہ نے جبری پاکستانی کے طور پہ قبول کر لیا۔ جی ایم سید اور نواب خیر بخش مری اور اجمل خٹک کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ غدار کہا، پھر گلدستہ پیش کیا اور پھر غدار کہا۔ اب ان کی قبر پہ چادر چڑھانے کی اجازت ہے مگر اکبر بگٹی کی قبر پہ نہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو کوئی منہ سے غدار نہیں کہتا مگر سلوک غداروں والا ہی ہوا۔ بس یہ مہربانی ہوئی کہ جنم بھومی میں 2 گز زمین عطا ہو گئی۔ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.